3। हाय धर्मेश। हेलो रोहित। हाय, क्या बोलते हैं, मार्केट क्या बोलते हैं? थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट लग रहा है थोड़ा डाउन में जाएगा। नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सेशन है, देखते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये सब के रिजल्ट है, ओके। आने शुरू हो जाएंगे। वोलेटाइल रहेगा, बट जितना नीचे जाए उतना तुम खरीदते जाओ, वही अभी स्ट्रेटेजी है। तो आज अपन एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के गुरु के बारे में बात करते हैं। ओल्ड ओल्ड स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसने ये ट्रेडिंग वर्ल्ड पे मतलब जो एक एक काइंड ऑफ पायनियर है, मतलब उसने मतलब ट्रेडिंग वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया, और उसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मतलब वो ही लोग आजकल यूज कर रहे हैं। एक तरफ से जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग, जो सबसे फर्स्ट इनिशियली यूज करने वाला आदमी, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट 2-3 लोग रहेंगे उसमें से एक आध ये रहेगा। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग भी जब लोगों को पता चला, पहले तो ऐसा कंप्यूटर तो था नहीं, तो लोग जो डेटा है जो खुद पुल करते थे, बैठते थे, खुद कंप्यूट करते थे, बहुत लोग बैठ के काम करते थे, और वैसा वो डेटा निकालते थे, और फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिठाते थे। और सोशल मीडिया भी नहीं था, तो कोई अगर प्राइवेटली ऐसा करता रहेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो वैसे कुछ लोग करते थे, उसमें से एकदम इनिशियली करने वाला आदमी के बारे में आज बात करते हैं। नाम क्या है? उस आदमी का नाम है जिम सिमंस। जिम अच्छा, सिमंस। ये वही है कॉन्ट पे पूरा चलाता है? यस यस कॉन्ट यस। फंड चलाता है? कॉन्ट, ये बंदा वो है जो कॉन्ट फंड चलाता है। और रिटर्न्स में तो ये सबका ये है, पर इसने थोड़ा सा लेट चालू किया। 19 रिटर्न्स में भी सबसे ज्यादा आगे है, पर इसने चालू किया था 1980s में, इसने स्टार्ट किया। तो मतलब वॉरेन बफे के काफी 70s 80s में वॉरेन बफे के काफी बाद शुरू किया। तो शायद फंड का साइज उतना बड़ा हो नहीं पाया जितना उसका है, पर रिटर्न्स तो काफी है। और इसका वॉरेन बफे क्योंकि बर्कशायर हैथवे में है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसका जो भी स्ट्रैटेजी है वो उसको, या जो लॉजिक है उसको एक बार शेयर होल्डर मीटिंग में बताना पड़ता है। और एक चीज है ना रोहित, हम्म। ये जो बंदा है ना, हाँ। मैं तो ये बारे में इतना नहीं जानता हूँ, बट इसका है ना, मैंने करीबन 1.5-2 साल पहले है ना, हम्म। एक 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू पढ़ा था। ठीक है, सुना था, ठीक है। वो भाई साहब, इसके बारे में बाद में वो 1.5 घंटे की वजह से मैंने और सर्च किया, बट मेरे को तो यार इतना नहीं मिल पाया इसके बारे में, और ये इतना खुल के बताया भी नहीं था। पता नहीं है, सही बात अपना है, सही। सेटअप पूरा बताया उसने, उसका ऑफिस दिखाया, सेटअप बताया, सब बात बात किया। ठीक है, कॉन्ट में इतना भी बात किया, वो बड़ा, मैंने जहाँ तक मेरे को याद है, ये पढ़े लिखे लोगों को इतना लेता नहीं है। जो कॉन्ट में बड़ा रहेगा ना, जिसका मैथ्स अच्छा रहेगा, वो मैथ्स के ही गेम पे शायद खेलता है। राइट राइट बट मेरे राइट। को बहुत इंटरेस्ट आया उस पे, बट मेरे को ज्यादा मैं जान नहीं पाया, क्योंकि उसने इतना खुल के ये नहीं, मतलब पता नहीं, वो बोल नहीं पाया, या फिर वो इतना आता नहीं है टीवी पे। इसके इसके बारे में मतलब ये ज्यादा अपना वो डिस्क्लोज तो करता नहीं है स्ट्रेटेजी। तो इसका जो रेफरेंस लेकर हमको गेस करना है कि भाई इसका है क्या। तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं भी काफी 1-2 साल से इसको समझ, इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके बारे में, ये करता क्या है, कैसे इसने किया है, तो समझने का मैं कोशिश कर रहा था। तो पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड अपन थोड़ा जानते हैं, इसका बैकग्राउंड, ये कौन है, कहाँ से आया है, तो फिर अपने को समझ में आएगा ये क्यों ऐसा, इसने ऐसे स्ट्रेटेजी डेवलप किया। तो पहला इसका मतलब नाम है जेम्स हैरिस सिमंस। 1938 बॉर्न है, और ऑब्वियसली अभी वो उसका एज भी 80+, 82 तक उम्र हो गया उसका। मतलब वॉरेन बफे से एक 8 साल बड़ा, 8 साल छोटा, 8 साल छोटा है वॉरेन बफे से। वॉरेन तो बफेट 1930। 30 बॉर्न है, एग्जैक्ट। अभी 91। ये अभी अभी बैठा है, ये भी अभी बैठा है, अभी भी काम कर रहा है। तो फादर एकदम मतलब गरीब फैमिली से, शू फैक्ट्री ओन करता था। भाई साहब पढ़ने में बहुत स्मार्ट था, हाई स्कूल में मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। तो 1950 मतलब 1958 में एमआईटी से
ग्रेजुएट हो गया, मतलब 20 साल बाद, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया, मैथ्स मैथमेटिक्स डिग्री लिया। MIT मतलब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां का IIT। यूएस ओ यूएस का IIT है इस MIT, बॉस्टन बोल की जगह है, और वहां मतलब मैसेच्यूसेट्स स्टेट है बेसिकली। तो वहां पे बॉस्टन करके सिटी है, वहां जहां पे हार्वर्ड भी है। तो मतलब वो स्टेट, मैसेच्यूसेट्स स्टेट्स में दो है, MIT टेक्नोलॉजी वाला सेंटर भी है और एक हार्वर्ड भी वो उसी स्टेट में आता है। तो मैनेजमेंट का भी टॉप कॉलेज उधर है और टेक्नोलॉजी का भी टॉप कॉलेज वहां पे MIT में, मतलब मैसेच्यूसेट्स स्टेट में। वहां के MIT जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां से भाई साहब ने किया। अपना रघुराम राजन ने भी MIT से कुछ ना कुछ, उसका शायद PhD वहां का ही है कुछ ऐसा शायद, या पढ़ाई किया है। तो यहाँ से भी मतलब IIT IIM और फिर प्लस MIT में भी कुछ ना कुछ किया है रघुराम राजन तो वहां पे उसने वो किया, और एकदम 23 की उम्र में तो PhD हो गया था। अपन MBA करते हैं यहाँ पे 22 23 में, 24 में, वो तो PhD कंप्लीट कर दिया था 23 में भाई साहब। हाँ, उसके बाद है ना, PhD करने के बाद ऐसा मैथमेटिक्स प्रोफेसर कुछ साल काम किया, और कुछ एज अ और काफी मैथ्स पे उसने बहुत रिसर्च और पेपर वगैरह सब लिखा है। तो उसका जो पेपर को बहुत अवार्ड सब मिला है, मतलब टाइम एंड स्पेस इस पे सब ऐसा, मतलब उसका पूरा फिजिक्स वो सब यूज करके और मैथ्स का मॉडल यूज करके डिफरेंट सरफेस एरिया पे, मतलब कर्व सरफेस एरिया पे कुछ पेपर ऐसा सब, मतलब बहुत ज्यादा मैथमेटिकल जीनियस है, बहुत बड़ा रियल मैथमेटिकल जीनियस है वो। और US में वन ऑफ द टॉप मैथमेटिशियंस में से है, खुद था। ये जो सिक्योरिटी में स्टॉक मार्केट में के हीरो, यहाँ पे हीरो बनने के पहले वहां पे वन ऑफ द जेन्युइनली वन ऑफ द टॉप मैथमेटिशियंस था, जो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता था, नया नया थियरीज डेवलप करता था और ऐसा सब। इतना बड़ा जीनियस था कि US में ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस कैसा कैपिटलिस्ट कंट्री है, वर्ल्ड में ग्लोबली वो कैपिटलिज्म फैला रहा था, प्रमोट कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें लोगों का भला ही होता है, डेमोक्रेसी भी होता है। जहां पे कैपिटलिज्म रहता है वहां डेमोक्रेसी होता है, फ्री इलेक्शन। इंडिया भी अभी ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया। तो और रशिया सब जगह पे कम्युनिज्म फैला रहा था, और वहां कम्युनिज्म में डिक्टेटरशिप होता है। तो US कोशिश कर रहा था कि भाई रशिया ज्यादा दूसरा कंट्री में फैला ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री रशिया के साथ आ गए तो US पे अटैक कर दिया तो US को भारी पड़ सकता है। तो US अपना भी फ्रेंड्स बना रहा है, जैसा इंग्लैंड तो है ही, यूरोपियन कंट्रीज तो है ही कैपिटलिस्ट। उसके साथ साथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जैसे कम्युनिज्म रशिया पहुंचा, साउथ कोरिया में US पहुंच गया। इसके लिए साउथ कोरिया कम्युनिस्ट हो नहीं पाया, और अभी फ्री कंट्री, एक डेवलप कंट्री है। और नॉर्थ कोरिया का तो हालत पता ही है सबको, जेल जैसा है पूरा। वहां पे जो किम जोंग उन जो चाहिए वो कर लेता है ऐसा, और गरीबी सेमी बहुत। हेयर कट रखने का। हाँ गरीबी बहुत है, लोग भूख से भी मरते हैं, ऐसा सब भी है। साउथ कोरिया प्रॉस्परस हो गया, सैमसंग विमसंग कोरिया का ही है, मतलब टॉप टॉप कंपनीज भी है कोरिया से। सारा सेमीकंडक्टर साउथ कोरिया तो बनाता है। साउथ कोरिया का है। यूएस और यूएस उसको सपोर्ट देता है मिलिट्रीली, अगर चाहिए तो। अगर हेल्प है तो साउथ कोरिया में थोड़ा सपोर्ट भी देता है US। पर एकदम फ्री कंट्री है, हम भी जाके काम कर सकते हैं अपना। वो जो यूट्यूब में जो अभी 10 मिनट पहले तूने बोला, जो मितेश पटेल। पटेल, हाँ, जो ट्रेडर है वो वहां पे काम करता था शायद कोरिया में कुछ साल। तो मैंने देखा था ट्विटर में कहाँ पे, तो मतलब लोग जाते हैं वहां पे और काम करने, और वो सब वहां पे करते हैं। तो फ्री कंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे US में और इसमें रेस था कि ज्यादा से ज्यादा वो कम्युनिज्म फैलाने के पीछे था, और US कैपिटलिज्म। ऐसे नॉर्थ वियतनाम में भी हो गया, लेकिन वियतनाम में कैसा हो गया कि वैसे नॉर्थ वियतनाम रशिया पकड़ा साउथ वियतनाम में US पहुंच गया, वियतनाम ये वॉर हो सिक्योरिटीज में घुसा था क्या? नेशनल सिक्योरिटीज। गया। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कैसे इसका बैकग्राउंड। तो फिर जैसे नॉर्थ वियतनाम में वो चला गया, ये अपना रशिया कम्युनिज्म फैलाने के लिए, साउथ वियतनाम सेम। कोरिया का वॉर US जीत गया 1950s में। और वियतनाम में क्या हो गया, वियतनाम कंट्री और कोरिया कैसा थोड़ा सा लैंड मास पे डिवाइडेड है थोड़ा सा। और पर
वियतनाम सिंगल लैंड मास, लेकिन यूएस साउथ में पहुंच गया था, तो मिलिट्रीली यूएस बजा रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि जो नॉर्थ वियतनाम है वहां के लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे ऐसा। तो कहीं ना कहीं जैसे यूएस निकल गया नॉर्थ वियतनाम कैप्चर करके, वो चीज जो यूएस ने जीता था वो हार गया। यूएस हारा नहीं, यूएस के निकलने के बाद वो जो कोरिया के लोग मतलब वियतनाम के, साउथ वियतनाम के लोग उसको पकड़ नहीं पाए, रख नहीं पाए मेंटेन, और पूरा कंट्री में कम्युनिज्म आ गया वियतनाम में। अब जाके थोड़ा मार्केट खुल रहा है वियतनाम का, कैपिटलिज्म हो रहा है। चाइना +1 जो हमको दिख रहा है, कोई कोई इंडिया चूज कर रहा है, कोई कोई वियतनाम जा रहा है प्रोडक्शन के लिए। तो वियतनाम अब जाके खुल रहा है। कम्युनिज्म था तब से, 1960s 70s से कम्युनिज्म था, जो यूएस ने कोशिश किया था रोकने का, वो हो नहीं पाया यूएस से भी। मैदान में यूएस जीता डेफिनेटली, पर जैसे यूएस हट गया तो वो निकल गया उसके हाथ से, ऐसा। तो वो हो गया। तो उस टाइम पे ना रशिया और यूएस का जो टक्कर, और इंडिया तब उस वक्त रशिया के साइड पे था, इंदिरा गांधी वो सब थी, तो वो मतलब वो थी, और इसलिए तो सोशलिस्ट, इसलिए इंडिया में सोशलिज्म और वो सब आया, क्योंकि इंडिया रशिया से सपोर्ट ले रहा था। तो रशिया का जो आइडिया था वही यहाँ पे घुसने लग गया, जिसके साथ उठना बैठना उसके उसका ही आइडिया अपने पास आ जाता है। तो इंडिया और रशिया के साथ उठता बैठता था, तो रशिया का आइडिया आ गया, मतलब कम्युनिज्म थोड़ा बहुत आ गया। अभी इंडिया एक यूनिक कंट्री है, जो अभी रशिया का भी दोस्त है, यूएस का भी दोस्त है। मोदी एक अलग ही आदमी है। दोनों को बाटली में डाला हुआ है। दोनों को बाटली में, दो एकदम अलग अलग है, पर दोनों को बाटली में डाला। और अभी रशिया भी खुद कम्युनिज्म कैपिटलिज्म में आ गया, इवन तो थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप है, पुतिन ही राजा जैसा है, पर फिर भी वो लोग भी कैपिटलिज्म में आ गए। मगजमारी नहीं करता है वो। हाँ, और अभी चाइना भी ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट हो गया, मतलब बिजनेस ही कर रहा है सब, इवन तो वहां पे भी डिक्टेटरशिप है। तो ये जब लड़ाई था ना यूएस और रशिया का, जो ग्लोबली, तो वो लोग ग्लोबली दोस्त दोस्त ढूंढ रहे थे। तो डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे, पर ग्लोबल फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे। तो इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली दोस्त बना रहा है, वो एक दोस्त बना रहा है। और वहां पे वो जो अभी यूएस ने एक फ्रेंड बनाया और रशिया ने फ्रेंड बनाया, वो लोग आपस में लड़ रहे, तो मतलब इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। तो ये पीरियड को कोल्ड वॉर का पीरियड बोलता है। यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर है, डायरेक्ट वॉर नहीं है, कोल्ड वॉर है। इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट एक दूसरे का जासूसी कर रहा है, और ये कर रहा है वो जो। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये पीरियड में सबसे ज्यादा स्पाई, जासूस का यूज यूएस ने भी किया और रशिया ने भी किया। यूएस का CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, रशिया का KGB। तो ये लोग कर रहे थे एक दूसरे को। तो जो जासूस यूएस में बेस्ड है, या रशिया से वो लोग यहाँ वहां वो लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उन जासूसों का कोड जो है, सीक्रेट कोड, वो लोग कुछ डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं बोलते, वो लोग कुछ कोड लैंग्वेज में वो लोग मैसेज पास करते थे। वो कोड ब्रेक करने का काम करता था भाई जिम सिमंस। अच्छा, मतलब वो टॉप टॉप, धर्मेश उसमें तो इंटेलिजेंस, मतलब टॉप ऑफ द टॉप ब्रेन चाहिए उसमें। मतलब तू, तेरा कंट्री का सबसे बेस्ट दिमाग वाले लोग, बेस्ट IT, मतलब मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिमाग लगता है ये सब चीज करने में। उसमें से एक जिम सिमंस था, उसकी बीवी को भी नहीं पता था वो करता क्या, क्योंकि सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, मिलिट्री सीक्रेट है। तो वो एज ए प्रोफेसर काम करता था, ऐसा बोलता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे तभी बोलता था हाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वहां पे भी मेरा पढ़ाने का ही काम है, यहाँ गवर्नमेंट के लिए ऐसा वैसा। पर वो कोड ब्रेक करता। और उसके वो जब कोड ब्रेक कर रहा था, तो उसके बीच में किसी यूएस में 1950s में, 50s और 60s में सब यूएस में 15 से 20-30 साल का मजबूत रैली था। स्पेशली 52 लेके ऐसा बोलता है, 50, 60, 70s तक तो अच्छा रैली हुआ है यूएस में काफी। वर्ल्ड वॉर जैसा वो, ये अपने को समझना है कि वर्ल्ड वॉर के पहले डिप्रेशन था वहां पे। जैसे 1929 में यूएस में जो डिप्रेशन था वो 10 साल तक था धर्मेश। 1930 से लेके 1940 तक, मतलब 10 साल लोगों का लाइफ से चला गया, कुछ ज्यादा उनको ग्रोथ हुआ ही नहीं। जैसा वॉर स्टार्ट हो गया और यूएस ने उसमें अपना जो प्रोडक्शन चालू कर दिया, और जो यूरोपियन कंट्री जो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे उनको सप्लाई करना शुरू किया, वो लोग ने ऑर्डर, तो पूरा इकोनॉमी को खींच लिया। 1944 से वो लोग ने थोड़ा दम आने लगा वो लोग हाँ, में। फाइनेंशियली। और उनका रीजन यही था, डिफेंस इंडस्ट्री ने सबको बचाया,
तो यूएस में अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से लेके अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ओवर उनको मतलब और चाहिए थे लोग, तो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी एकदम इजी किया ताकि लोग आके यूएस में काम कर सके। वहां से शुरू हुआ इमिग्रेशन का, तो अलग अलग कंट्री से वो लोग ने बुलाना शुरू किया। पहले से इटली और आयरलैंड ऐसे ऐसे कंट्री जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स था वॉर का, वो लोग तो जा ही रहे थे यूरोपियंस, लेकिन थोड़ा और लिबरल कर दिया वर्कर लोगों को बुलाना 1940s में, जब उनको डिफेंस सेक्टर के लिए लोग चाहिए थे। तो वो वहां से वो एक लिबरल पॉलिसी कि आ जाओ यूएस में आ जाओ, काम करने आ जाओ, ऐसा। तो वो वहां से लेके जो उनका इकोनॉमी भागना शुरू हुआ है ना, जो वो 1920-30 साल तक चला, तो उस पीरियड में ये जिम सिमंस के आंख में नजर में आ गया, भाई ये है क्या ये चीज, तो पैसा लगा रहा है बना रहा है, पैसा लगा रहा है बना रहा है, तो उसको एक इंटरेस्ट आया वहां पे कि ये चीज मतलब ऐसा भी कुछ है। तो ये कोल्ड वॉर 19 मतलब 40 से 70 तक था। तो उसके बाद तो भाई साहब वापस अपना टीचिंग वगैरह उस चीज में चला गया, टीचिंग में और दूसरे चीज में। तब उसको थोड़ा सा उसने सोचा कि इसमें भी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो तो जिम सिमंस ने फिर 19 अपना ये उसने एक फंड, अरे उसने पहले ये बनाया एक अपना हेज फंड टाइप। हेज फंड का नाम था रेनेसांस टेक्नोलॉजीज। उसके अंदर उसने अपना जो एक फंड प्रोड्यूस किया, मेडालियन फंड। तो जो अभी आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए बंद है, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स था वो लोग को उन्होंने उसने $100 बिलियन तक का ट्रेडिंग प्रॉफिट कमा के दिया है 1988 से। 1988 से। और ये जो मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है वो 66% ग्रॉस रिटर्न और 40% ऑलमोस्ट नेट रिटर्न। उसका पोस्ट टैक्स और पोस्ट उसका जो चार्जेस है वो बहुत भयंकर चार्ज लेता है वो क्योंकि वो 5% सुना था, 5 से 7% वो असेट मैनेजमेंट चार्ज लेता है, चार्ज ले लेता है इंडस्ट्री वो। में। बहुत उसका चार्जेस भी हैवी, और वो निकालने के बाद उसने 40% रिटर्न दिया है। तो ही एक्चुअली में उसका जो ट्रेडिंग फर्म है, तो ऐसा माना जाता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। जितना लंबा करियर है उसका, टॉप 1 और 2 में आता है वर्ल्ड में, टॉप 1 और 2 ट्रेडर्स में से वो है, मतलब उसका फर्म है, वो अकेला ट्रेडिंग नहीं करता है। तो उसका सक्सेस का ये है कि उसको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट ये मैथ्स रिलेटेड चीज है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल, अगर इसमें इवन दो बिहेवियर है तो कुछ मैथमेटिकल उसका दिमाग में वही था, क्योंकि उसने पीएचडी किया तो मैथमेटिकल मॉडल्स क्या इसमें फिट किया जा सकता है वो देखने का उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट था। खुजली तो था ही मैथ्स का मॉडल फिट करने का। तो बोला यार इसको सॉल्व करने के लिए मुझे मार्केट का लोग नहीं, मेरे को मैथमेटिशियंस चाहिए। तो जो पीएचडी, जो इसके फील्ड का जो इसका को प्रोफेसर और पीएचडी लोग थे ना जिसके साथ जो काम कर रहे थे वो ऐसा 15-20 जन को उसने हायर किया। अच्छा इसका पैसा अपने साथ वालों मतलब। हाँ इंटेलिजेंट। हाँ मोस्ट इंटेलिजेंट। और वो उसके पहले इसने कोई एक इसने थोड़ा बहुत अपने एंड से रिसर्च किया था और इसने थोड़ा मार्केट में पैसा लगाया था। तो इसको अच्छा नहीं इसने कुछ नहीं, इसके पहले इसने एक फर्म बनाया था, टेक्नोलॉजी का रिलेटेड फर्म बनाया था। तो इसको इतना हायर कैसे किया, पहले पैसा कहां से आया? तो इसने एक ये जो स्टॉक मार्केट के पहले इसने एक कंपनी ये किया था, स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। और वो बिजनेस का सेल्स काफी अच्छा हो गया था। जब सेल्स अच्छा हो गया तो वो बिजनेस उसने बेच दिया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला उसको। 7-8-10 मतलब 7 से 8 मिलियन डॉलर कमाया उसने। तो वो पैसे से उसने लोगों को हायर किया कि डेटा क्रंच करने के लिए, क्योंकि तब तो ऐसा पीसी तो था नहीं और ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं था। तो वो ऐसा बैठ के एक लंबा लंबा शीट लेके उस पर पूरा वो कंप्यूट कर एक एक डेटा निकाल के उसमें टाइपराइटर में डाल के वो निकालो, ऐसा वैसा वाला वो दिन था 1980s में। तो पीसी नहीं था, तो वो करवाने के लिए, वो नंबर क्रंचिंग करने के लिए उसने लोगों को हायर किया। टॉप मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, टेक्नीशियन और सिग्नल प्रोसेसिंग
एक्सपर्ट्स, तो ये सारे लोगों को उसने हायर किया और किसी सब मतलब मैच सब मैक्स, कोई स्टॉक का नहीं जीरो। तो उसका अप्रोच ही अलग था, मतलब एक अलग ही सोचने वाला आदमी था। तो उसका जो अचीवमेंट्स में भी अपन देख सकते हैं कि वो फाइनेंशियल इंजीनियर ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिला था इंटरनेशनल एसोसिएशन फाइनेंशियल इंजीनियर्स में। और कहीं ना कहीं इसने जो रिटर्न्स दिया है और उसने जो वो किया है, मतलब 2002 पे वो अभी वो फंड तो उसका ही है, वो आप खुद को वो हर साल 2-3 बिलियन डॉलर देता है चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस 2020 में। और ये इसका एक और खास बात ये है कि ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनको मार्केट साइकिल का वो इम्पैक्ट आता है, अप डाउन। ये एक ऐसा है कि इसका जो क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग है तो ये लॉस भी बुक करता है और ये करता है, तो इसको उतना मार्केट साइकिल का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि ये ट्रेडर है, वो थोड़े पोजीशन लेता है और थोड़े टाइम में निकल जाता है, तो ये मार्केट वो नहीं आया। तो ये इसका फिलॉसफी, ये वॉरेन बफे के सामने हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो वॉरेन बफे और हमने जैसा पिछले वीडियो में बात किया है, तो वॉरेन बफे और चार्ली मगर मिलके क्या, विच कंपनीज ऑफर द बेस्ट रिटर्न्स, तो फंडामेंटल अप्रोच ये यूज करते हैं। इसका क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी क्या है कि प्रेडिक्ट करता है ये लोग अनोमलीज, मतलब कुछ कुछ चीजें जो मार्केट में बार बार रिपीट होता है, तो वो चीज आइडेंटिफाई अगर हम कर पाए तो मतलब उस पर हम बेट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी एक अप्रोच जो मेरे को सुनने आया है कि ये जो करता है वो है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, फेडिंग करते हैं। फेडिंग मतलब क्या है कि जो स्टॉक एकदम ज्यादा चल जाता है तो थोड़ा बहुत इंट्राडे में अगर 7% चल गया तो 2-3% नीचे आएगा ही, उसके बाद भले चल जाए तो थोड़ा वो करेक्शन, तो ऐसा सब जो स्ट्रेटेजी, तो ये बल्क में ऐसा सब चीज करता है। ये इसके पास वो है कि अभी इसका ये एक्चुअली में कितना परसेंट के बाद ये करता है और कितने परसेंट के बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि 2% चलने के बाद करो कि 10%, वो अपने को नहीं पता, वो उसका एक्चुअल नंबर्स। पर वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो यूज करता है वो है कि ये वैसे अनोमलीज ढूंढता है जहां पे कोई स्टॉक एक्सट्रीम मूव हो चुका है और मीन रिवर्शन, थोड़ा बहुत जो मीन तक वापस अगर एक रैशनल लेवल्स तक जो आता है तो शॉर्ट काउंटर पोजीशन ले लो, या एकदम नीचे गिर गया तो फिर बाय कर लो, काउंटर पोजीशन ले लो। तो ये ओवर ऑफ वॉल्यूम ओवर ऑफ क्वांटिटी क्वांटम में वो करता है। इसका फीस जैसा तो बोला कि 5%, फंड मैनेजमेंट फीस कितना लेता है, 5% फंड मैनेजमेंट फीस और 44% परफॉर्मेंस फीस, प्रॉफिट शेयरिंग 44% वो 40% मतलब प्रॉफिट से लेता है। और फिर भी लोग इसको रखा है, जितना प्रॉफिट बना रहा है उसमें से 44% ले लेता है, फिर भी पब्लिक ने उसको दिया है, रखा है, मतलब वो कितना परसेंट कमा के दे रहा है। तो ओवर ऐसा यूएस में फंड मैनेजमेंट चार्ज 1% से अंदर है, आधा टका। और ये 5% फीस और 44% 10 गुना प्रॉफिट शेयरिंग, परफॉर्मेंस फी। परफॉर्मेंस फीस, प्रॉफिट शेयरिंग भी लेता है। व्हाट से कमा रहा है भाई, व्हाट्सएप व्हाट से ले रहा है। व्हाट्सएप कमा रहा है। और आदमी भी ऐसा है कि वो देख एक्चुअली में जो ये करता है वॉरेन बफे जो करता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, तो अगर वो नहीं भी बताता तो भी अपने को पता चल जाता है। तो वॉरेन बफे जो इन्वेस्ट करता है वो, और वॉरेन बफे का पूरा दिमाग उसका पेशेंस वाला गेम है, जो खुद ये बोलता है अपना, जिम सिमंस बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है वॉरेन बफे की तरह भी तुम खेल सकते हो, वॉरेन बफे जैसा तुम्हारा पेशेंस है तो यू कैन ऑल्सो वो गेम भी अपन खेल सकता है, या तुमको ये है तुम्हारे पास पेशेंस है कि मेथड ढूंढने का
जो रेगुलरली पैसा बना के देगा, तो टाइम लगता है उसके लिए। और वो बोलता है कि नंबर क्रंचिंग मैं जिस जमाने में करता था, तो उस जमाने में तो वो इतना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। अभी आपके पास सिस्टम वगैरह है तो उसमें कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग जो है वो पूरा इसके फंडे पे बेस्ड है। जो एल्गो ट्रेडिंग है वो पूरा एल्गो फर्म से, जो जिम सिमंस को इंस्पिरेशन लेते हुए करता है। तो सबसे इसमें देखने वाला बात है कि यार इसके फंड में कोई पैसा लगा था तो कितना रिटर्न बनता था। ठीक है, अगर $1 को इन्वेस्ट करता S&P 500 पे, इंडेक्स पे 1988 पे, तो 30 साल में $20 होता। 20 गुना, 30 साल में 20 गुना। S&P 500 $1। वॉरेन बफे को अगर के फंड में अपन या बर्कशायर हैथवे में हम लोग $1 इन्वेस्ट करते थे 1988 में, तो 30 साल में $100 होता। 100 टाइम्स, 30 इयर्स में 100 टाइम्स। इसके पास इन्वेस्ट करता ना 20,000 टाइम। वॉरेन बफे के पास 100 टाइम्स हो जाता था $1 30 साल में। इसमें तो 20, इंडेक्स में तो 20 टाइम्स। यहाँ वॉरेन बफे के पास 100 टाइम्स, इसके पास 20,000 टाइम्स हो जाता था इसके पास इन्वेस्ट किया होता। और नेट ऑफ फीस, नेट ऑफ फीस, नेट ऑफ फीस जो वर्ड से वो बढ़ा ले रहे हैं। जो व्हाट से वो इतना चार्ज लेने के बाद नेट ऑफ फीस। नेट मतलब ये जीनियस, मतलब ये मार्केट में एक, मतलब ये एक प्रूफ है वॉरेन कि शायद, मतलब ये एक मैं ऐसा समझता था कि यार पहले की जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लोगों के साथ ज्यादा काम नहीं कर सकता है यार वो उसका थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी रहेगा, और वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेगा, और ज्यादा सोशल स्किल्स में भी थोड़ा इशू आ सकता है। और बहुत इंटेलिजेंट रहने की वजह से क्या, वो एक ही सब्जेक्ट में बहुत फोकस्ड रहता है, तो कभी कभी बिजनेस स्किल्स में थोड़ा इफेक्ट होता है। ये एक एग्जाम्पल है जो हर चीज में सक्सेसफुल रहा है। मतलब एकदम ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, जिसने रिसर्च पेपर्स भी लिखा है, और वो इंटेलिजेंस को उसने यूज करके मार्केट बिजनेस किया पहले, जिसमें से उसने उसको बेच के उसने पैसा बनाया। उसके बाद उसने मार्केट में आया, मार्केट से पैसा बनाया। फिर एक एक फर्म क्रिएट किया जिसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अब वो कैसा बॉस है अपने को नहीं पता। स्ट्रिक्ट तो है ही, वो इतना इतना पता है, वो जबरदस्त स्ट्रिक्ट आदमी ही है। लेकिन लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, और वो बिजनेस कंपनी उसका जो है वो सक्सेसफुली रन भी हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम कैसे, मार्क जकरबर्ग जैसा कुछ लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो ये अपना फेसबुक, फर्म लिस्ट करवाता था ना, तो वो उसका यार फर्म भी 100 गुना पैसा था। फॉर्म, अगर मेरे को लगता है यार फॉर्म लिस्ट करता तो ये वर्ल्ड रिचेस्ट ये शायद रहता, वॉरेन बफे भी नहीं। क्योंकि इसने जो जो जैसा रिटर्न बना के दे रहा है, और ये, लेकिन है ना, ये एक चीज है धर्मेश की, ये भी मानता है कि फॉर्म, जो फंड एक लेवल तक बढ़ जाता है ना, उसके बाद नहीं बढ़ सकता। इसके इंटरव्यूज में इसने बोला है कि जब फंड एक लेवल तक बढ़ता है तो ये बांटना शुरू कर दिया, तो क्योंकि ये अपने फंड को एक लेवल तक ही रखता है। जो चीज वॉरेन बफे को एडमिट करता है कि भाई कि एक लेवल के बाद मैं वो टाइप का रिटर्न नहीं दे पाएगा। एक फंड का अपना साइज है जिसमें एक हाई ग्रोथ एक साइज तक ही मिलता है। अबाउट दैट साइज वो मैं वैसा रिटर्न नहीं दे, रिटर्न का तो रेट थोड़ा कम होगा। तो इसने भी काफी, जितना ये प्रॉफिट जमा हुआ है, ये कंटिन्यूसली ये बांटता भी गया है। मतलब फंड का साइज को इसने वो ही रखा है, क्योंकि इसके वो साइज पे उसको ग्रो, अगर सामने वालों को वो साइज पे ग्रोथ चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो उनको वो रेगुलरली उसको उनको वो रिडीम भी करता गया, मतलब देता, हाँ एग्जिट भी करता गया। तो अभी मतलब जितना प्रॉफिट्स रेगुलरली वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता गया, ताकि वो उसी रेट पे बनाए पैसा। और इतना पैसा बन रहा है तो तुम बाकी जो इन्वेस्टमेंट है तुम सोच लो, मतलब प्रॉफिट तुम्हारा है, जो करना है करो, वैसा ऐसा वो देता गया, ताकि उसका परफॉर्मेंस पे ज्यादा वो इफेक्ट ना हो, और वही परफॉर्मेंस वो दे पाए। और इसके फॉर्म में जो यही
200 टाइम्स ज्यादा इसने वॉरेन बफेट से ज्यादा पैसा बनाया सेम 30 साल के पीरियड में। भाई साहब 200 टाइम्स वॉरेन बफेट से ज्यादा पैसा बनाया। इस पे ना एक बुक भी लिखा गया है, द मैन हु सॉल्व द मार्केट। मतलब ये है जिसने मार्केट का कोड जिसके पास है, तो बोल सकता है कि वन ऑफ द नोन पीपल ये है वो, इसको जो 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 ह्यूमन बिहेवियर को मैथमेटिकल कोड में और स्टॉक प्राइसेस का बिहेवियर को एकदम मैथमेटिकली वो समझने वाला एक, मतलब कुछ समझा तो कोई नहीं है, भाव भगवान चे अपन जैसा बोलते हैं वही है सच। लेकिन करीब करीब जो मतलब जितने भी लोगों ने समझा है उसमें से ज्यादा समझने वाले लोग में से एक ये है। बोल सकता है कि यार जो किसी ने समझा रहेगा मार्केट, कोई सबसे ज्यादा जो समझता रहेगा उसमें से एक ये डेफिनेटली है, जो सिर्फ प्राइस को देख के उसका पूरा स्ट्रेटेजी है, ना धंधा देखता है ना कुछ देखता है, सिर्फ इंडेक्स देख के और स्ट्रेटेजी। वो ना अपने को थीटा गामा देख के अपना दिमाग बंद हो जाता है। हाँ, ये मतलब वो चीजें जो नॉन पब्लिक को अभी पता चला है, वो सब आइडेंटिफाई करने वाला आदमी में से एक है ये। इनिशियली आज के डेट में हम लोग जो नॉलेज अपने पास है और जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो वैसे सब यूज कर रहे हैं लोग, फर्दर वीडियोस में ना मैं एक और आदमी का नाम बताएगा जो काफी सिमिलर है इससे। और जो ऑप्शन प्राइसिंग में जो ब्लैक शोल्स मॉडल है ना, ब्लैक शोल्स मॉडल यूज करते हैं, वो क्या है पता नहीं, पर ऑप्शन प्राइस वो उसका डिटेल्स बहुत कम लोग को ही पता है, पर वो जो वो सिस्टम यूज होता है ऑप्शन का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। तो वो उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला, मतलब बैक शोल्स, तो ऐसा बोल सकता है कि वो फॉर्मूला पहले एक ट्रेडर के पास था, जो जब वो डिस्कवरी नहीं हुआ था तो पहले उसी सेम टाइम पे एक ट्रेडर के पास था जो खुद पैसा बनाने के लिए यूज कर रहा था, तो उसने पेपर लिखा नहीं, ब्लैक शोल्स ने लिख दिया पेपर और फेमस हो गया। लेकिन पैसा उसने ज्यादा बनाया क्योंकि वो 4 साल से यूज कर रहा था। दूसरे आदमी के दिमाग में भी सेम आइडिया आया, मतलब एक ही टाइम पे 2 जन के दिमाग में सेम आइडिया था, एक ने पेपर पब्लिश किया 4 साल बाद, एक 4 साल पैसा बनाया। ऐसा तो ऐसे एक ट्रेडर है एक एड थॉर्प करके, वो ट्रेडर और जिम सिमंस, ये 2 ट्रेडर है जिनको मानते हैं कि दिस आर मतलब यूएस का टॉप 2 ट्रेडर्स, बेस्ट 2 ट्रेडर्स यही है, जिम साइमंस और एड थॉर्प। मतलब जो 50 जिनका जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है 30-40 इयर्स का हिस्ट्री में, ये लोग ने बहुत कम डाउन डेज देखा है, डाउन मंथ्स जो बोलते हैं, बहुत ही रेयर इनका डाउन मंथ्स है। और जिम का तो ऐसा, एड थॉप तो फिर भी कुछ ना कुछ बता देता है, वो भी बहुत जीनियस ही है, मैक्स जीनियस, दूसरा तो मैक्स जीनियस है, एड थॉप तो फिर भी कुछ ना कुछ बता। ये भाई साहब का फर्म में ये है डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, लाइफ टाइम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। मतलब कंपनी छोड़ने के बाद तू कभी तू ये नहीं कर सकता है, कभी बता नहीं सकता है। उसमें एक और वजह है, जिम सिमंस एक फंड, उसके कंपनी में एक फंड है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज है, वो एम्प्लॉयज को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी वहां पे दिया है। और उनके पास वो जब तक एम्प्लॉय, मतलब जब तक उनको रखना है उसमें, आफ्टर छोड़ने के बाद भी वो रख सकता है पैसा वहां पे, तो लाइफ टाइम उनको भी पैसा मिल रहा है उनके फंड के थ्रू। तो वो लोग को भी इतना फंड का चार्जेस ले रहे हैं तो पैसा भी उतना ही बांटता रहेगा। बांट रहा है, हाँ, चार्जेस ले दो देता है। और तो लाइफ टाइम एम्प्लॉय, अभी बाहर वालों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, पर उनके एम्प्लॉयज को है वो ऑप्शन, उनके उसी फंड में पैसा रखने का ऑप्शन है, कंपनी छोड़ने के बाद भी अगर चाहे तो वहां पे पैसा रख सकता है। तो लोगों को उतना वो मतलब दे भी रहा है, अगर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इतना सीक्रेसी मेंटेन करने बोल रहा है, तो उसके सामने उतना रिवॉर्ड भी दे रहा है कि भाई है करके। तो ये है, तो मतलब इसने एक अलग वे ढूंढा है मार्केट में कमाने का, जो मतलब करना ही पड़ेगा यार, एक फॉर्मूला ही है, पर किसी के पास वो फॉर्मूला बेस्ड ही ट्रेडिंग है, ये कौन हाँ, चला गया तो बाद में क्या बचेगा। नया ढूंढने के लिए कितना मगजमारी करना पड़े किसको पता।
तो वही है, देखो रिसर्च यूजेस कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, तो क्वांटिटेटिव वही है टू प्रेडिक्ट ये इंस्ट्रूमेंट में। और मेन क्या है, लिक्विडिटी। क्या होता है मार्केट में, एनोमलीज तो बहुत है, मतलब ऐसा जो एक रेयर चीज है बहुत होता है, पर लिक्विडिटी, जैसा मैंने तेरे को बोला था कि यार ऑप्शन में भी मैंने एक स्ट्रेटेजी तुझे बताया था, करंट बंद का बाय कर सकते हैं, फार बंद का बेच सकते हैं, या करंट बंद का हाँ बेच सकता है, करंट वीक का फार बंद का बाय कर सकते हैं। तो लेकिन लिक्विडिटी का इशू होता है, जब तू सौदा सेटल करने जाता है तो साला ज्यादा मार्जिन निकलता नहीं है। तो अगर एकदम कम मार्जिन निकल रहा है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, कभी एक दो बार प्रॉफिट आएगा यार, पर लॉस भी बड़ा हो जाएगा उसमें। कभी कभी एग्जिट करते करते दिख रहा प्रॉफिट, एग्जिट करते करते लॉस हो गया तो मार्केट करके बेचा और उसमें, तो वो सब चीजें हैं। तो इसके लिए लिक्विडिटी का इशू है। तो वो जो मॉडल्स बनाता है वो प्योरली एकदम हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स के लिए ही बनाता है, नॉन रैंडम मूवमेंट्स टू मेक प्रेडिक्शन। एकदम चलने के बाद थोड़ा पुल बैक, उसमें ट्रेड करो, एकदम गिरने के बाद थोड़ा बाउंस बैक, उसमें ट्रेड करो। ये तो ये मतलब इसका, इस सब चीज का मतलब वही है कि एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर क्या सोच सकता है कि यार एक तरीका नहीं है मार्केट से पैसा बनाने का। इससे अपने को यही समझ में आता है कि एक तरीका नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी सक्सेसफुल हो सकता है और ये है, और ऐसा भी पैसा बन सकता है। पर एक ये है कि जो वॉरेन बफे ने बोला था कि ज्यादा एक फंडामेंटल इन्वेस्टर बनने के लिए ज्यादा आईक्यू नहीं लगेगा, ये सब करने में थोड़ा बटन में मतलब स्पीड या क्वांटिटेटिव डेवलप करना पड़ेगा, जो आज के डेट में इंडिविजुअल के हाथ से बाहर चला गया वो चीज। फर्म्स अपने लिए कर सकता है, पर इंडिविजुअल ये सब टेक्नोलॉजी का ज्यादा वो नहीं कर सकता। कुछ कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बना के देती है जिसका चार्जेस वगैरह लेते हैं, पर ये जो नंबर क्रंचिंग और ये सब है ये फर्म्स के लिए ज्यादा इजी है। और कोई स्ट्रेटेजी अगर इतना एक्सप्लॉइटेबल है तो समझ लेना कि कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर ही रहा है, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग उस पर मतलब काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो डेटा निकल रहा है। तो यूएस में मैंने ये भी देखा है धर्मेश की हेज फंड है ना, हेज फंड स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक के आसपास जगह खरीदते हैं। उनका बिल्डिंग में खिड़की नहीं होता है, खिड़की होता तो भी बंद रहता है एकदम, मतलब बिल्डिंग एकदम कंक्रीट का रहता है और खिड़की ऐसा है जो खोल नहीं सकता तू पूरा बिल्डिंग पैक, अंदर जाने के लिए मतलब आर्म्ड गनमैन सब रहते हैं, मतलब इतना सिक्योरिटी ऐसा रखता है कि मतलब अंदर जा नहीं सकते। बताता वही हेज फंड। और अंदर इंटरनेट का जो हम लोग फाइबर यूज करते हैं ना, वो मतलब ऐसा इतना कॉस्टली फाइबर वो लोग यूज करता है और इतना ऐसा हाई टेक फाइबर यूज करते हैं जो नैस्डैक भी यूज नहीं करता, गवर्नमेंट भी यूज नहीं करता, वैसा फाइबर वो सब यूज करते हैं। इसलिए कि भाव जब फ्लैश होता है ना वहां पे, वो माइक्रो सेकेंड्स लोगों तक पहुंचने के माइक्रो सेकेंड्स पहले इनको मिले और इनका सौदा उतर जाता है। और वो जैसा फ्लैश होता है सिस्टम, वो जो इंफॉर्मेशन से सिस्टम सौदा ऑटोमेटिक जनरेट करके उतर देता है। इतना फास्ट रहेगा, इतना फास्ट मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होता है वो चीज में। और 1-2 सेकंड का ही गेम है, एक दो सेकंड का गेम है। एक इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जिम सिमंस और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हो, जो इन्वेस्टर एमआईटी के ग्रेजुएट्स और ये लोग एमआईटी के इंजीनियर को उठाते हैं। जो इंजीनियर अपना दिमाग लगा के दुनिया को अच्छा कर सकता है, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ट्रेडिंग करके पैसा बनाने के पीछे लगा है। जो ये जो ब्रेन है इनका, इतना जो ब्रेन पावर है, इतना ब्रेन पावर ये लोग मतलब यार ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ कर दिया या सोलर का कुछ एनर्जी बना, ऐसा सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जिससे उनका भी फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा। पर ये लोग क्या ऑन कैंपस जाके सबसे ज्यादा पैकेज ये लोग ही देते हैं। आओ करो ट्रेडिंग, आओ करो ट्रेडिंग, आओ बनाओ सिस्टम, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो यूएस खेलो खेलो इंडिया खेलो, ऐसा। तो पूरा वो उनपे करप्शन का भी मतलब यंग लोगों का माइंड लालच से करप्ट करने का एक वो भी ऐसा है कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कोई दूसरा फॉर्म मतलब दूसरा कोई दे भी नहीं रहा है। तो वो एक ये है। और सब नैस्डैक के आसपास के बिल्डिंग में लोग ने जगह बना के रखा है अपना।
एक्सचेंज का। तो ये है, मतलब ये ही इज वन ऑफ द फादर्स, फाउंडिंग फादर्स ऑफ, तो बोल सकता है कि क्वांट ट्रेडर जिम सिमंस। बस तो इतना ही सर धर्मेश। 3 चीज हो गया, मतलब ठीक है, आज तक अपन ने फंडामेंटल और टेक्निकल तो सुना था, हाँ, ये मतलब क्वांट भी एक रास्ता है, एक ठीक है, रास्ता है। जिसको टेक्निकल नहीं पता है, फंडामेंटल्स नहीं पता है, क्वांट पता है, तो वहां से भी तू निकाल सकता है। मतलब देख रास्ते पब्लिक, कितने हैं। पब्लिक है ना धर्मेश, एक एक जन। अभी अपने ऑफिस में अपन जब ज्वाइन किया था ना 2014 में, मेरे को, जिसको टेक्निकल नहीं पता है, फंडामेंटल नहीं पता है, मेरे को पूछता है एल्गो ट्रेडिंग होता कैसा है। वो करने गए वो करने का है। यार, कुछ मतलब जो जो मतलब बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, वो लोग को वो करने के डायरेक्ट ऊपर से तो चालू करने के, आगे किधर जाएगा वो पता नहीं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही वो लोग चालू है, एल्गो है स्टार्टिंग। टेक्निकल बाद में सीख लेंगे ये। मेरे को पूछता है और एल्गो। हाँ। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब वो लोग को ये नहीं पता है, वो सेलिंग साइड पे वो 1.5 लाख रुपया लग जाता है ना, ठीक है, हाँ। तो उधर क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये एक्सचेंज को, एक जन मेरे को बोल रहा था, बोलता है ये एक्सचेंज को बंद कर देना चाहिए, जब बाय और सेल सेम ही होना चाहिए, ठीक है। मैं बोला ऐसा, तूने पैसा नहीं दिया तो ऐसा कैसा नहीं देगा, बैंक तो लिंक है ना, अभी क्या बोलेगा तू बता। तो है पब्लिक, सबका दिमाग अलग ही चलता है। वो जब भी 2-4 सर्किट लगता है ना, तब सब मतलब सब लेवल पे आ जाता है, तो बाद में बुक बुक खोल के रीडिंग चालू करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो कैसा है, आहुति देना पड़ता है, वो थोड़ा ब्लड देना पड़ता है। वो बाद में वो लोग को समझेगा, ऐसा 2-4 ऐसा सर्किट लगेगा ना, लाख का फिर 12,000। समझेगा। फिर फिर बाद में वो स्पैन मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, उसमें थोड़ा रीडिंग समझ में आता है। वही तो, जब फिर चलता है तो, पर जब चलता है तो काय का फंडामेंटल, फंडा का मेंटल हाँ, है पब्लिक ऐसा बोलता है। काय का फंडामेंटल चल रहा है, छापी छापी ने उपाड़ी ले बोलता है ना, ऐसा यही है मार्केट में। जैसा दो सर्किट अच्छा लग है, जाता ये है, जैसा क्वांट दो वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। हम्म, मतलब मैंने भी मतलब इस पे ट्राई किया था ढूंढने का, बट इसका मतलब इतना नहीं समझा। इसका बंदे का मेथड, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इसका मेथड्स तो अभी भी हमको समझा नहीं है। ये एक आध मेथड मैं तेरे को जैसा बताया, पर हेज फंड का इन जनरल बहुत सारे मेथड्स है ट्रेडिंग करने का। अपन फर्दर वीडियो में हेज फंड का जो ट्रेडिंग मेथड्स है वो धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे। और ओके। बहुत अच्छा था, ओके, थैंक यू धर्मेश। बहुत सही था। ठीक है, ओके, थैंक यू। चल चल चलो बाय। चल चल चल, बाय बाय।